अच्छा, थोड़ा सा जेसन को और देख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ मैंने लिखा जेसन, थोड़ा आर्टिकल्स वगैरह से भी देखते हैं क्या चीज है भाई जेसन। ठीक है। गीक्स फॉर गीक्स नहीं है। व्हाट इज जेसन? जेसन और जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन इज अ लाइट वेट टेक्स्ट बेस्ड डेटा फॉर्मेट। जेसन क्या है? एक लाइट वेट टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट है, यूज टू ट्रांसमिटिंग एंड स्टोरिंग डेटा इन अ वे दैट्स बोथ ह्यूमन रीडेबल एंड मशीन पार्सेबल। मशीन पार्सेबल का मतलब है कि मशीन उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके। पार्स का मतलब होता है कन्वर्ट करना। ठीक है। इट्स कॉमनली यूज इन वेब एप्लीकेशन टू सेंड डेटा बिटवीन सर्वर्स एंड क्लाइंट्स। यही बात समझाई है अभी। सर्वर्स और फ्रंट एंड के बीच में डेटा को भेजने के लिए या लेने के लिए यूज होता है। एंड इट्स इजी टू अंडरस्टैंड एंड वर्क विद। सबसे ज्यादा आसान है जेसन के साथ काम करना। इसके बरक्स आपके पास एक और फॉर्म यूज होती है डेटा को सेंड करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए, उसको हम एक्सएमएल कहते हैं। लेकिन वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, आपको स्टाइलिंग भी करनी पड़ती है। उसको फैच करना भी थोड़ा सा एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट के जरिए मुश्किल है। तो आजकल जितनी भी न्यू एपीआईज बनती है वो सब जेसन बेस्ड फॉर्म में बनती है कि एपीआई इन रिटर्न जेसन देगी। पहले एपीआईज एक्सएमएल प्रोवाइड करती थी, अब क्या देती है? जेसन। अच्छा भाई, अब डेटा फॉर्मेट क्या है? थोड़ा सा आर्टिकल्स पे जाते हैं इधर। इज अ लाइट वेट डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट। डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट यानी कि सर्वर और क्लाइंट के बीच में जो डेटा इंटरचेंज होगा उसका फॉर्मेट है। इट इज easy फॉर humans टू रीड एंड राइट, इट इज easy फॉर machines टू पास एंड जनरेट, इट इज बेस्ड ऑन अ सबसेट ऑफ द जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज। ECMAScript थर्ड एडिशन पे बेस करता है, ये जावास्क्रिप्ट का वर्जन है। ठीक है। और ये दिसंबर 1999 में लॉन्च हुआ था। जेसन इज अ टेक्स्ट फॉर्मेट दैट इज कंप्लीटली लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है? जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आप इसको डिफरेंट फ्रंट एंड्स के साथ यूज कर सकते हो, आप डिफरेंट फ्रंट एंड्स पे आप डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज करोगे। यानी कि ये हर लैंग्वेज के साथ यूज किया जा सकता है। ये एक ऐसा फॉर्मेट है जिसको हर लैंग्वेज रीड कर सकती है, इसलिए भी यूज होता है। दूसरा, ये ह्यूमन रीडेबल है, आसानी से समझ आ जाता है। लाइट वेट है, टेक्स्ट बेस है, और आपके पास इंटरचेंज करने में सर्वर और क्लाइंट के बीच बहुत मदद करता है। बट यूजेस कन्वेंशंस दैट आर फेमिलियर टू प्रोग्रामर्स ऑफ द सी लैंग्वेज। इसको खैर छोड़ दो। जेसन इज बिल्ड ऑन टू स्ट्रक्चर्स, अ कलेक्शन ऑफ नेम वैल्यू पेयर्स। कलेक्शन ऑफ नेम वैल्यू पेयर्स यानी ऑब्जेक्ट। नेम वैल्यू पेयर किसमें बनता है? की वैल्यू पेयर। ऑब्जेक्ट जो भी बना के दिखाया, जब जावास्क्रिप्ट में बनाते थे, अभी दोबारा देख लेंगे। इन वेरियस लैंग्वेजेस दिस इज रियलाइज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। क्या कह रहा है? बहुत सारी लैंग्वेजेस में इसको क्या कहते हैं? की वैल्यू पेयर को ऑब्जेक्ट कहते हैं। रिकॉर्ड या फिर स्ट्रक्ट डिक्शनरी। अब पाइथन के अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है ना, उसको डिक्शनरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये पाइथन का कीवर्ड है, ऑब्जेक्ट को कहने। हैश टेबल, ये डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स हैं जिससे ऑब्जेक्ट का नाम लिया जाता है डिफरेंट लैंग्वेजेस में। अब डिक्शनरी पाइथन में कहते हैं, किसी में इसको हैश कहते हैं, किसी में इसको टेबल, किसी में इसको कलेक्शन कहते हैं। लेकिन है क्या ये? ऑब्जेक्ट है। An ordered list of values in most languages this is realized as an array वेक्टर लिस्ट। अब एरे का भी उसने बता दिया है कि आपके पास जो ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ वैल्यूज होती है वो एरेज होते हैं, और डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर इसको कोई सीक्वेंस कहता है, कोई कलेक्शन कहता है, कोई सेट कहता है। ठीक है। अब अगर आप फॉर एग्जांपल आप जो है वो पाइथन खोलोगे तो उसके अंदर इसको कलेक्शन कहते हैं या सेट कहते हैं, एरे को। एरे को भी बता रहा है वो। ठीक है। तो ये कुछ है। अब देखो इस तरह से, कोई एग्जांपल नहीं दी हुई इन्होंने क्या? नहीं। ठीक है, तो देखते हैं भाई किस तरह से हम जेसन फॉर्मेट बना सकते हैं। अभी हम बहुत हार्ड नहीं लेके चल रहे, हम देखते हैं पहले जेसन किस तरह से क्रिएट होती है। लेट्स सी। अच्छा, यहाँ पर मैं एक एचटीएमएल फाइल बना लेता हूँ जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए, और इसके अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, एक स्क्रिप्ट का टैग लगा लेता हूँ। ठीक है। स्क्रिप्ट का टैग लगाने के बाद हम जो है वो ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाते हैं। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया स्टूडेंट नाम का। ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या किया, ये इसको मैं ऑब्जेक्ट ही कह देता हूँ। क्या कह देता हूँ? ऑब्जेक्ट। ठीक है।
और यहाँ पर मैंने एक इसमें की ले ली और इस की का नाम मैंने रख दिया आईडी और मैंने लिख दिया 1001। ऐसे बनाते हैं ऑब्जेक्ट, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ ये जेसन नहीं है। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट और जेसन में क्या फर्क है? स्ट्रिंग्स का, कि हर चीज स्ट्रिंग में। अब इसकी आईडी को क्या मैंने स्ट्रिंग में लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास नेम मैंने रख दिया। नेम रखने की ऐसे क्या जरूरत है, खैर नेम रख देते हैं, मैंने कहा ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको स्टूडेंट ही कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट का नाम क्या कर दिया, स्टूडेंट। ये एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है। देखो यहाँ पर अगर मैं लॉग करूँ किसको, स्टूडेंट को, किसको, स्टूडेंट को, तो मुझे लॉग के अंदर पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ऐसा ही है, ठीक है, बड़ा सिंपल है। यहाँ पर आए और यहाँ पर तुम्हें पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है। ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है, देख रहे हो, इसके साथ ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप भी लगा हुआ आ रहा है ब्राउजर का, ठीक है। अच्छा, अब लॉग के नीचे मैं इसको कन्वर्ट करूंगा स्ट्रिंगिफाई में, यानी कि जेसन में। किस में कन्वर्ट करूंगा, जेसन में। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट आता है जेसन नाम का, किस नाम का, रिमेंबर ये कैपिटल लिखना है। नहीं नहीं, नहीं वो भी बताऊंगा, वो भी सीखेंगे, उसको हम डायरेक्ट एपीआई से करेंगे। अभी फिलहाल ये देखो, एक ऑब्जेक्ट आता है जेसन का, डॉट, उसके अंदर एक मेथड है स्ट्रिंगिफाई। कौन सा मेथड है, स्ट्रिंगिफाई। एक मेथड है तो राउंड ब्रैकेट लगेंगे। अब इसके अंदर आपने वो ऑब्जेक्ट देना है जिसको आप जेसन में कन्वर्ट करना चाहते हो। किसमें, किसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, स्टूडेंट को। मैंने स्टूडेंट पास कर दिया, यानी कि अब स्टूडेंट जो है वो स्ट्रिंगिफाई में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे आता हूँ और एक दफा और लॉग करता हूँ किसको, स्टूडेंट को, किसको। अब लाइन बाय लाइन कोड चलता है। पहले स्टूडेंट बनाया, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बनाया, उसको लॉक किया तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट आएगा। फिर मैंने उसे जेसन में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद मैंने उसे लॉक किया, तो इस वाली लाइन पे मेरे पास जेसन फॉर्म आनी चाहिए। लेट्स सी। अब ये मेरे पास नहीं आई क्योंकि मुझे ये रिटर्न नहीं करेगा। तो एक काम करते हैं, अगर मैं इसको एक वेरिएबल में रखूँ, इसको मैं कहता हूँ जेसन फॉर्म, एक वेरिएबल में रखा और इसको मैं प्रिंट करता हूँ, ठीक है। इसको मैंने एक वेरिएबल में रखा क्योंकि शायद ये मुझे डायरेक्टली रिटर्न नहीं कर रहा है स्ट्रिंगिफाई का फॉर्म। तो अब यहाँ पर देख सकते हो, जैसे ही मैंने ये किया तो आपके पास ये एक टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। देख रहे हो, क्या मैं इसको खोल के इसकी प्रोटोटाइप दे सकता हूँ, लेकिन इसकी देख सकता हूँ। तो ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है और ये एक टेक्स्ट फॉर्म है, एक नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्म है। ये डायनेमिक चीज या जावास्क्रिप्ट की कोई चीज नहीं रही अब, ये एक नॉर्मल टेक्स्ट है। और इसको मैं क्या कहता हूँ, जेसन। अब देखो देखो, जैसे ही मैंने जेसन किया, देखो यहाँ पर आईडी में कोटेशन लगे थे, इसमें लगे, इसमें लगे, नेम पे, बात समझ आ रही है, लगे हुए ना, जेसन में तो लगे हुए, ये जेसन है। खुद ही स्ट्रिंगिफाई का मेथड खुद ही लगा देगा, नंबर पे नहीं लगता, नंबर पे नहीं लगे। और उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट करना है वो दे दिया, और ये डायरेक्टली रिटर्न नहीं करेगा आपको, तो आपको इसको एक वेरिएबल में प्रिंट करना पड़ेगा, या फिर आप इसको डायरेक्टली लॉक कर दो। सब पे, वैल्यूज पे तो वैसे ही लगाओगे ना, जो स्ट्रिंग वाली चीजें होंगी उस पे तो वैसे ही लगाओगे, वो कीज पे वैसे ही लग जाएंगे बाद में। बात समझ आई है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर सर्च करते हैं हम लोग डमी एपीआई। क्या सर्च करते हैं कि भाई हमें कोई डमी एपीआई दे दो। अभी हमें एपीआई नहीं बनानी, बस हमें एपीआई से डेटा चाहिए जिसको हम जावास्क्रिप्ट में मंगवाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, जावास्क्रिप्ट में मंगवाना चाहते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने इसको खोला, इसको खोलने के बाद अब ये डमी जेसन दे रहा है। एक सेकेंड, काम करते हैं, कोई और देखते हैं, ये बहुत ज्यादा देख लिए। जेसन प्लेस होल्डर नाम की आपके पास एक वेबसाइट है, इस पे देखते हैं क्या देता है हमें। अभी देखो, रिसोर्सेज में मुझे बहुत सारी एपीआई दे रहा है जिसमें 100 पोस्ट का डेटा, 500 कमेंट्स का डेटा, 100 एल्बम्स का, 5000 फोटोज का, 200 टू डू लिस्ट का, या 10 यूजर्स का। 10 यूजर्स का देखते हैं, थोड़ा छोटा डेटा है, जल्दी समझ आएगा। 10 यूजर्स का देखने के लिए आपको इस पे क्लिक करना है। किस पे, इस पे। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास ऊपर एक यूआरएल आ रहा है, जेसन प्लेस होल्डर डॉट typecode.com/users। ये एपीआई का यूआरएल है, ये सामने आपके एपीआई है। क्या ये जेसन नहीं है, एपीआई खोली क्या नजर आ रहा है, जेसन नजर आ रहा है। बस जेसन को बुलवाना है और प्रिंट करा देना है। दिस इज एपीआई फैच एपीआई। हाँ, ये डमी है, अपनी खुद की बनाना भी सिखाऊंगा नेक्स्ट सेमेस्टर। ये तो जेसन है ना, अब इसको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। अब क्या करोगे, उल्टा। अब इसके लिए अलग मेथड है, उसके अंदर दो ही मेथड है जेसन के। देखो, यहाँ पर जेसन जब मैंने लिखा था तो उसमें डॉट करने के बाद दो ही है, एक स्ट्रिंगिफाई एक पार्स है।
अगर जेसन में कन्वर्ट करना है तो स्ट्रिंगिफाई, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है तो पार्स में रख दो बस। ठीक है, हाँ उसे लॉक करा दो। ठीक है, तो यहां पर अब आपके पास ये पूरा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट जेसन वाला मिल रहा है। ठीक है, अब इसको एक्सेस करना है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो इसके लिए मैं यूज करूंगा फेच एपीआई का। किसका? फेच। फेच आपके पास एक जावास्क्रिप्ट का मेथड है जो कि आपको एपीआई फेच करने में मदद करता है। किसमें मदद करता है? एपीआई फेच करने में। अच्छा, एपीआई फेच किससे करोगे? अब ये जो आपको ये सामने दिख रहा है ना, अगर आपको इसको अपने जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करना है, फेच करना है, तो आपको ये यूआरएल चाहिए। ये यही एपीआई का यूआरएल है, एपीआई का पाथ है। बस ये कॉपी नहीं पेस्ट ऐसे नहीं करना, फैच का मेथड लगेगा। अब यहाँ पर सिंटेक्स देखो, सिंटेक्स क्या होगा, इस चीज को अभी हम लोग कर देते हैं साइड। कर दिया। यहाँ पर आए फैच में, किधर आए? फैच में। अब फैच का मेथड जैसे ही लगाया तो सबसे पहले आपसे मांग रहा है रिक्वेस्ट इन्फो यूआरएल। क्या कह रहा है? यूआरएल मांग रहा है, यूआरएल एपीआई का यूआरएल मांग रहा है। किसका यूआरएल मांग रहा है? एपीआई का। एपीआई का यूआरएल क्या है? ये रहा। इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ डबल कोट्स लगाओगे और इसमें पेस्ट कर दोगे कि भाई मुझे इस यूआरएल से जेसन को फेच करना है। क्या करना है? फेच करना है। इसके बाद इसका दूसरा आर्ग्यूमेंट भी है, कॉमा लगाओगे इसी के अंदर, दूसरा आर्ग्यूमेंट भी है, और वो एक ऑब्जेक्ट है। क्या है? या चलो अभी हम लोग इसको सिंपल रखते हैं, इसको नहीं छेड़ते। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने आपको प्रोमिसेस पढ़ाए थे जो कि आपके पास एसिंक्रोनस काम करते हैं। ठीक है, अब यहां पर आपके पास फेच जो है वो एक बना बनाया प्रॉमिस है। आखिर में क्या लिखा हुआ है? फेच एक प्रॉमिस है जो कि क्रिएटेड है पहले से, जावास्क्रिप्ट ने आपको प्रॉमिस बना कर दिया है। बस हमें क्या करना है, इसको कैसे यूज करेंगे? डॉट देन डॉट कैच के जरिए इसको हैंडल करना है। किसके जरिए? प्रॉमिस बनाया था, उसके बाद उसको डॉट देन डॉट कैच से हैंडल किया था। तुम attentive- ठीक है, यानी कि ये प्रॉमिस बना हुआ है। अब मुझे प्रॉमिस बनाने की जरूरत, बस इसमें से अगर मुझे डेटा निकालना है या एरर दिखाना है तो डॉट देन और डॉट कैच का इसके आगे यूज करूंगा। ये बना बनाया प्रॉमिस है भाई मेरे पास। ठीक है, अब इसके आगे मैं क्या लगाऊंगा? डॉट देन लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? डॉट देन। अब डॉट देन लगाते साथ ही ये मुझसे कॉल बैक मांगेगा। ये पढ़ा था हमने, ऐसा ही है। ये कॉल बैक मांग रहा है। अब कॉल बैक के लिए हमने इसको एक एरो फंक्शन दे दिया जिसमें मेरे पास रिस्पॉन्स आएगा। क्या आएगा? रिस्पॉन्स। और रिस्पॉन्स में डायरेक्टली रिटर्न करके लॉक कर दूंगा। क्या कर दूंगा? कि भाई रिस्पॉन्स को क्या कर दो। मैंने क्या किया कि पहले इस यूआरएल को करो फेच। क्या करो? फेच। और फेच करने के बाद जैसे ही तुम्हें रिस्पॉन्स मिले, रिस्पॉन्स में क्या आएगा? एपीआई का मटेरियल, पूरे हेडर्स वगैरह। सिर्फ जेसन नहीं आती, एपीआई में बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, हेडर्स वगैरह भी है। एरो फंक्शन बना दिया ना, चलो ये लो तुम्हारे लिए। वैसे एरो फंक्शन ही यूज करना पड़ेगा ऑटोमेटिकली रिटर्न कराने के लिए। ये एरो फंक्शन बनाया ना बेटा, नॉर्मल फंक्शन नहीं बनाया है मैंने। ठीक है, अब यहां पर मैंने क्या किया, जैसे ही आपके पास रिस्पॉन्स रिसीव हो तो उसको क्या कर दो? लॉक कर दो। क्या कर दो? लॉक कर दो। ठीक है। अच्छा, यहां पर हम लोगों ने इतना काम किया, ये करने के बाद चेक करते हैं क्या आता है हमारे पास। लेट्स सी। यहाँ रिफ्रेश किया, देख रहे हो रिस्पॉन्स मिला, कुछ ना कुछ तो आया भाई। चलो भाई इसको खोल के देखते हैं। अच्छा भाई, यहाँ पर कुछ बॉडी आ रही है, कुछ बॉडी यूज आ रही है। अब यहाँ पर कुछ हेडर्स भी आ रहे हैं। अभी जेसन निकालने का तरीका बताऊंगा, जेसन नहीं निकाली है अभी। हाँ, उससे हमें क्या क्या मिल रहा है, जैसे ही वो फैच हुआ तो उससे क्या क्या मिल रहा है। एक बॉडी मिल रही है। बॉडी एपीआई का या आपके रिस्पॉन्स का वो पोर्शन होता है जहां जेसन का डेटा रखा होता है। वो जितनी जेसन हमें नजर आ रही थी ना, वो सब किस में रखी हुई है? बॉडी के अंदर। अब इसमें से कैसे निकालेंगे वो भी बताऊंगा। उसके बाद आ रहा है बॉडी यूज फॉल्स, यानी कि हमने बॉडी का यूज नहीं किया। बॉडी यूज इसलिए फॉल्स आ रहा है क्योंकि हमने एपीआई की बॉडी का यूज कहीं भी नहीं किया। उसके बाद यहाँ आते हैं हेडर्स। अब हेडर्स में भी कई सारी चीजें होती हैं, इसके अंदर मेथड्स होते हैं कुछ के। हेडर्स में से अगर तुम्हें एंट्रीज निकालनी है ऑब्जेक्ट की, कोई कीज निकालनी है, सेट्स वैल्यूज वगैरह, इसको छोड़ दो अभी, एप्लीकेशन जेसन वगैरह भी होता है। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पर स्टेटस ओके। ठीक है, ये एपीआई का पार्ट है। जब भी आपके पास रिस्पॉन्स रिसीव हो जाएगा तो ओके में ट्रू आएगा, और रिस्पॉन्स रिसीव नहीं होगा तो ओके में फॉल्स आएगा। रीडायरेक्टेड फॉल्स। रीडायरेक्टेड का मतलब है कि क्या यूजर ने एपीआई फैच करने के बाद किसी और फाइल पे रीडायरेक्ट किया? नहीं किया तो क्या आ रहा है? फॉल्स आ रहा है।
उसके बाद आ रहा है स्टेटस 200। क्या आ रहा है? अब ये एचटीटीपी स्टेटस होते हैं, ये आपको थोड़े याद करने पड़ेंगे। देखो जैसे ही मैं स्टेटस 200 लिखूंगा ये मुझे कहेगा ओके। स्टेटस 200 का मतलब होता है ओके। ओके का मतलब होता है सक्सेसफुल रिस्पॉन्स, यानी कि रिस्पॉन्स रिसीव हो गया तो आपको स्टेटस क्या मिलता है? 200। 200, ठीक है, ये याद रखना है। लिख लो भले से, लेकिन नहीं भी लिखो तो। एक होता है स्टेटस 400। 400 का मतलब होता है बैड रिक्वेस्ट। बैड रिक्वेस्ट यानी कि वो चीज रिजेक्ट हो गई। ठीक है। एक होता है 404 का। ठीक है। ये इंडिकेट करता है अ वेब पेज और फाइल इज नॉट फाउंड ऑन द सर्वर। अगर आपने जो चीज रिक्वेस्ट कर रहे हो सर्वर से और वो चीज सर्वर पे नहीं है तो आपको स्टेटस में मिलेगा 404। अब ये जब आप प्रैक्टिस करोगे एपीआई के साथ तो आपको स्टेटस कोड याद होंगे। एक 500 का भी होता है। ठीक है, डिफरेंट होते हैं। 500 एरर। हाँ, ये इंटरनल सर्वर एरर होता है। अगर सर्वर पे कोई इशू आता है तो 500 का स्टेटस कोड मिलता है। ये आप लोगों ने देखे होंगे कहीं ना कहीं। कहीं ना कहीं वेबसाइट्स पे कभी एरर आता होगा तो देखे। 404 बेड रिक्वेस्ट का होता है कि जब इंटरनेट आपका सही नहीं चल रहा है या सर्वर स्लो है। अब बातें समझ आ रही है? अबाउट ब्लैंक नहीं होता कुछ। ठीक है। इस तरह बहुत सारे स्टेटस कोड्स होते हैं, बहुत सारे। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ स्टेटस कोड्स लिखूं, ये देखो 100 से, अब ये 100 से 119 के बीच में इंफॉर्मेशनल रिस्पॉन्सेज होते हैं। 200 से 299 के बीच में सक्सेसफुल रिस्पॉन्सेज के कोड्स होते हैं। ठीक है। 300 से 399 के बीच रीडायरेक्शन के एरर के होते हैं। 400 से 499 और 500 से 600 तक होते हैं सर्वर के एरर्स। नहीं, डिफरेंट है। देखो 100 है, 101, अरे 100 से 100, जबकि 100 से लेके 600 तक हर एक नंबर के ऊपर कोई ना कोई स्टेटस कोड है। तो ये आप याद नहीं रख सकते। इनमें कुछ मेन मेन, जैसे अभी मैंने आपको 200 बता दिया, 404, 400, 500, 300, 302, ये होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास होते हैं कुछ स्टेटस कोड्स। अब यहाँ पर वापस आते हैं। अब स्टेटस टेक्स्ट, स्टेटस टेक्स्ट का मतलब है कि इस एपीआई में कोई भी स्टेटस टेक्स्ट रिस्पॉन्स पे रिजॉल्व करने पे प्रॉमिस के कुछ भी नहीं रखा हुआ। ठीक है। उसके बाद टाइप कॉर्ड्स, कॉर्ड्स में बताऊंगा ये क्या होगा। ये क्रॉस ओरिजिन होता है कि अगर कहीं डेटा ट्रेवल होता है तो क्या वो आईपी वैलिड है उस डेटा के लिए, नहीं, ये बताऊंगा। और यूआरएल आ रहा है कि जिस यूआरएल से ये रिस्पॉन्स आ रहा है। हाँ, अब मुझे बॉडी में से डेटा निकालना है। क्या करना है? बॉडी में से डेटा निकालना है। तो बॉडी में से डेटा निकालने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि कंसोल डॉट लॉग नहीं करूंगा। जब रिस्पॉन्स को रिटर्न करूंगा मैं एरो फंक्शन के बाद, तो मैं इसको लॉग नहीं करूंगा। यहां पर मैं क्या करूंगा, रिस्पॉन्स डॉट जेसन लगाऊंगा। जेसन एक मेथड है जो कि आपको रिस्पॉन्स में से जेसन निकाल के देगा। क्या करेगा ये? अब रिस्पॉन्स को मैंने प्रिंट नहीं कराया, मैंने रिस्पॉन्स के आगे जेसन का मेथड लगाया जो क्या करेगा, इस रिस्पॉन्स में से मुझे बॉडी में से जेसन निकाल के देगा। अब जैसी जेसन निकलेगी तो फिर मुझे डॉट देन में कुछ और भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पर डॉट देन दोबारा लगाऊंगा, क्योंकि रिस्पॉन्स निकल तो गया, प्रिंट तो नहीं हुआ ना। जेसन निकल तो गई लेकिन प्रिंट नहीं हो रही। अब मैं एक लाइन के अंदर दो स्टेटमेंट नहीं लिख सकता, तो अब मैं दोबारा से डॉट देन लगाऊंगा दूसरी स्टेटमेंट के लिए। नहीं। ठीक है। अब यहां पर देखो, अब यहां पर मैं रिसीव करूंगा रिस्पॉन्स में से डेटा। देखो, ये डॉट देन लगाने से क्या होगा कि आपने रिस्पॉन्स रिसीव किया फैच एपीआई में से, उसमें से निकाल ली जेसन। अब जेसन जैसी आपने निकाली, तो आप जब दोबारा डॉट देन लगाओगे तो जो जेसन आपने निकाली है वो इसमें जाएगी। किसमें जाएगी? आगे पास हो जाएगी। आगे वाले डॉट देन में वो जेसन पास हो जाएगी। और मैंने उसको किस में रखा है? डेटा में रखा है। किस में रखा है? डेटा में। और डेटा को मैं ऑटोमेटिकली रिटर्न करूंगा एरो फंक्शन के थ्रू और लॉक कर दूंगा। क्या कर दूंगा? किसको लॉक कर दूंगा? डेटा को। यहां पर देखो, डॉट देन किया, फैच किया पहले यूआरएल को, डॉट देन रिस्पॉन्स मिलेगा, रिस्पॉन्स को रिस्पॉन्स में से जेसन निकाल लूंगा। क्या निकाल लूंगा? जेसन। और वो जेसन आके स्टोर हो जाएगी अगले डॉट देन के डेटा के अंदर, और उस डेटा को मैंने क्या कर दिया? लॉक कर दिया। अब यहाँ पर चेक करते हैं क्या आता है, रिफ्रेश करते हैं। देखो जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, क्या मेरे पास आ गया? सारा कन्वर्ट होके आ गया जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के अंदर। आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है नहीं आ रहा? अब यहाँ पर देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा है, यानी कि डेटा जो है वो एक एरे है। क्या है?
एक एरे। अब एरे में से मुझे अगर पहले यूजर का ऑब्जेक्ट देखना है तो मैं यहाँ पर 0 लिखूंगा। इंडेक्स क्या लिखूंगा? 0। यहाँ रिफ्रेश करूंगा तो मुझे सिर्फ पहले वाले बंदे का मिल जाएगा, उसका एड्रेस, उसकी कंपनी, उसकी ईमेल आईडी, नेम, फोन, यूजर नेम, वेबसाइट। अब मुझे सिर्फ इसका नेम चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा? 0 के ऊपर जो नेम रखा हुआ है, 0 पे क्या रखा हुआ है? नेम रखा हुआ है। यहाँ रिफ्रेश किया तो क्या आएगा? बात समझ आ रही है? ठीक है। इस तरह से आपने करना है। अगर मैं इसमें कॉमा लगाऊं और फिर मैं करूं डेटा के 0 इंडेक्स पर, और क्या था उसका आईडी है वो दे दो। कॉमा लगा के दो चीजें ले ली ना, यहाँ पर देखो 1 आ गई आईडी। ठीक है, ईमेल भी ले लो, कॉमा लगाया मैंने। ठीक है, डेटा के 0 इंडेक्स पर जो ईमेल रखी है वो भी दे दो, यहाँ आगे ईमेल भी आ गई। सब आ गया मेरे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर। क्या मैं इसको कार्ड्स में शो नहीं करा सकता? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को कार्ड्स में शो कराना नहीं सीखा क्या? वही तो है। बस वो हमारे पास रखी हुई थी, हम सर्वर से मंगा रहे हैं। बात समझ आई? ठीक है, जो अभी आप लोगों ने सीखा है वो काम का नहीं था। काम का था लेकिन वो स्टैटिक चीज थी। अब इससे क्या होगा कि यूजर अगर, सॉरी, जो एडमिन है वो अगर डेटाबेस में चेंजेस करेगा तो फ्रंट एंड पे भी शो होंगे चेंजेस। मुझे फ्रंट एंड में चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये सारी चीजें। इसमें कोई चीज पूछ लो, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। इसमें कोई चीज पूछनी है?